हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आपको मिलेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र जिसे हिंदी में कहते हैं, उसका 12th नंबर चैप्टर 12वां चैप्टर है अर्थ एवं संघटक मीनिंग एंड कंपोनेंट। एनसीईआरटी में आपका 6 चैप्टर है टोटल, लेकिन इधर मैं टॉपिक वाइज पढ़ा रही हूँ इसलिए 12 चैप्टर हो गया। तो अर्थ एवं संघटक मीनिंग एंड कंपोनेंट में वो जो आप लोग पढ़ते हैं बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओटी बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी भुगतान संतुलन, व्यापार संतुलन, ये सब टॉपिक जो पढ़ते हो ना, उसी टॉपिक का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर मैं इसमें लेकर आई हूँ। ठीक है, तो एक एक सारा मैं इसमें आपको दे रही हूँ, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड का। ठीक है, भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन, ये दोनों टॉपिक का इसमें सारा आपको ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, जो कि बार बार रिपीट होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में। तो ये हो जाएगा आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र का। ये लास्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बता रही हूँ। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है बीओपी में शामिल होता है, बीओपी इंक्लूड्स, बीओपी माने बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट भुगतान संतुलन जिसे हिंदी में कहते हैं। ठीक है, उसमें शामिल होता है, क्या शामिल होता है? ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए है दृश्य व अदृश्य मदों का व्यापार, विजिबल एंड इनविजिबल आइटम्स ऑफ ट्रेड, या फिर ऑप्शन बी है केवल पूंजी लेन देन, कैपिटल ट्रांजैक्शन ओनली, या ऑप्शन सी है एक देश का सभी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन, ऑल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ऑफ अ कंट्री, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए बीओपी में क्या शामिल होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट भुगतान संतुलन में, भुगतान संतुलन बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट में शामिल होता है ऑल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ऑफ कंट्री, एक देश का सभी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन जो है बीओपी में शामिल होता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बीओपी मीन्स बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड्स ऑल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ऑफ अ कंट्री। तो इसी तरह से मैं सारे क्वेश्चन आंसर आपको प्रोनाउंस करूंगी अच्छे से और बताऊंगी, तो इसलिए ध्यान से सुनिए और वीडियो को देखिए। आप लोग को नोट डाउन करने का जरूरत नहीं है, एक बार सुनोगे तो याद हो जाएगा। बहुत ही ईजी होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स, एमसीक्यूज जो होते हैं। इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर है। तो अभी आप लोग ध्यान से सुनोगे तो एग्जाम में जब आप लोग बोर्ड देने बैठोगे तो जब क्वेश्चन पढ़ोगे और ऑप्शंस पढ़ोगे तो आप लोग को याद हो जाएगा कि मैम ये बोली थी, तो यही होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, और इसमें मार्क्स वगैरह कटने का कोई दिक्कत नहीं है, स्पेलिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक तो सही लिखे तो 1 मार्क्स पूरा होल मिल जाता है, बाकी आप लोग सब्जेक्टिव करोगे तो उसमें मार्क्स बहुत कटता है। तो इसलिए अगर पास होना है तो सिर्फ आप लोग ऑब्जेक्टिव कर लोगे तो इजली पास हो जाएगा। 40 मार्क्स का आप लोग का आ रहा है ना, और अगर अच्छा मार्क्स स्कोर करना है, अगर अच्छा मार्क्स लाना है तो मैं कमेंट बॉक्स में आप लोग को लिंक दे रही हूँ इकोनॉमिक्स का प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सारा वीडियोस मिल जाएगा, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, माइक्रो मैक्रो सारा टोटल। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन है चालू खाते के कौन सा एक संघटक है? विच वन इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट का कॉम्पोनेंट कौन सा है? ऑप्शंस देखो, ऑप्शन ए है अदृश्य मदेय, या फिर ऑप्शन बी है अदृश्य मदेय यानी इनविजिबल आइटम्स, या ऑप्शन बी है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या ऑप्शन सी है बैंकिंग पूंजी बैंकिंग कैपिटल, या ऑप्शन डी है ऋण लोन्स। ठीक है, तो इसका क्या होगा? अदृश्य मदेय जो है वो चालू खाते का एक संघटक है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इनविजिबल आइटम इज अ कंपोनेंट ऑफ करेंट अकाउंट। अब देखो तीसरा प्रश्न है, 3rd नंबर क्वेश्चन है कौन सा एक बीओपी के पूंजी खाते का संघटक नहीं है? विच वन इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी। ठीक है, बीओपी का कैपिटल अकाउंट का कौन सा एक कंपोनेंट नहीं है, कौन सा बीओपी के पूंजी खाते का संघटक नहीं है? देखो ऑप्शंस दिए हुए, ऑप्शन ए है विदेशी निवेश फॉरेन इन्वेस्टमेंट, या फिर ऑप्शन बी है ऋण लोन्स, या फिर ऑप्शन सी है बैंकिंग पूंजी बैंकिंग कैपिटल, या ऑप्शन डी है वस्तुओं का आयात इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो बीओपी यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट भुगतान संतुलन के पूंजी खाता का संघटक कौन सा नहीं है? और ये हो जाएगा वस्तुओं का आयात। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी हो गया करेक्ट आंसर। इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। अब देखो 4th क्वेश्चन है, चौथा प्रश्न, आर्थिक लेन देन जो कुछ
आर्थिक उद्देश्यों के लिए किए जाते हैं को कहा जाता है। मतलब ऐसे लेन देन जो आर्थिक उद्देश्य के लिए किए जाते हैं, आर्थिक लेन देन, उसको क्या कहते हैं? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन विच टेक प्लेस ड्यू टू सम इकोनॉमिक मोटिव आर नोन एज, यानी कुछ इकोनॉमिक मोटिव के लिए इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है अनुग्रहकारी मदे, अकोमोडेटिंग आइटम्स, या फिर ऑप्शन बी है स्वचालित मदे, ऑटोनोमस आइटम्स, या ऑप्शन सी है क्रेडिट मदे, क्रेडिट आइटम्स, या ऑप्शन डी है डेबिट मदे, डेबिट आइटम्स। स्वचालित मदे कहलाती है आर्थिक लेन देन जो कुछ आर्थिक उद्देश्य के लिए किए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? स्वचालित मदे। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस विच टेक प्लेस ड्यू टू सम इकोनॉमिक मोटिव आर नोन एज ऑटोनोमस आइटम्स। ठीक है, अब देखो 5th नंबर क्वेश्चन है, 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक बीओपी के चालू खाते में लिखा जाएगा? बीओपी यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन के चालू खाता में किसको लिखा जाएगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन करेंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के करेंट अकाउंट में किसको लिखा जाता है, किसको रिकॉर्ड किया जाता है? ऑप्शन ए है इंग्लैंड से मशीनरी का आयात, इंपोर्ट ऑफ मशीनरी फ्रॉम इंग्लैंड, या ऑप्शन बी है आईएमएफ से लिए गए ऋण, बोरोइंग फ्रॉम आईएमएफ। ऑप्शन सी है एक भारतीय निवासी द्वारा एक विदेशी कंपनी के अंशों का क्रय, परचेजेस ऑफ शेयर्स ऑफ अ फॉरेन कंपनी बाई एन इंडियन रेसिडेंट, या ऑप्शन डी है विदेश में रहने वाले संबंधी से उपहार की प्राप्ति, गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम अ रिलेटिव सेटल्ड इन अब्रॉड। और देखो बीओपी के चालू खाते में बैलेंस ऑफ पेमेंट के करेंट अकाउंट में इंग्लैंड से मशीनरी का आयात, इसको भी रिकॉर्ड किया जाएगा, इंपोर्ट ऑफ मशीनरी फ्रॉम इंग्लैंड, एंड ऑप्शन बी आईएमएफ से लिए गए ऋण, बोरोइंग फ्रॉम आईएमएफ, ये भी रिकॉर्ड किया जाएगा, लिखा जाएगा। सो ए बी दोनों करेक्ट है, दोनों मैंने इसलिए लिख दिया यहाँ पे ताकि आपका एग्जाम में जब एक ऑप्शन आएगा तो ये आए चाहे ये आए वही करेक्ट होगा। ठीक है, अब 6th नंबर क्वेश्चन है, 6ठा प्रश्न है, निम्न में कौन सा एक बीओपी यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट के चालू खाता के डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा? चालू बीओपी के चालू खाता के डेबिट पक्ष में किसको लिखा जाएगा? ये जो दिया है इसमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड एज डेबिट आइटम ऑफ बीओपी ऑन करेंट अकाउंट। ऑप्शंस देखो क्या क्या दिया। ऑप्शन ए है यूएसए में भूमि का क्रय, परचेज ऑफ लैंड इन यूएसए, या ऑप्शन बी है आईएमएफ से ली गई ऋण की वापसी, रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन फ्रॉम आईएमएफ, या ऑप्शन सी है चीन से खिलौने का क्रय, परचेज ऑफ टॉयज फ्रॉम चाइना, या ऑप्शन डी है अंबानी समूह द्वारा विदेशी कंपनी का अधिग्रहण, एक्विजिशन ऑफ अ फॉरेन कंपनी बाय अंबानी ग्रुप। तो बीओपी के चालू खाता के डेबिट पक्ष में किसको लिखा जाएगा? चीन से खिलौने के क्रय को। ठीक है, चीन से खिलौने के क्रय को भुगतान संतुलन के चालू खाता के डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा। परचेज ऑफ टॉयज फ्रॉम चाइना विल बी रिकॉर्डेड एज अ डेबिट आइटम ऑफ बीओपी ऑन करेंट अकाउंट। अब देखो 7th नंबर क्वेश्चन है, 7वां प्रश्न है, निम्न में से सही कथन को पहचाने, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें क्या करना है, 4 आपको सेंटेंस दिए, स्टेटमेंट दिए, इसमें से बताना है कौन सा सही है। ठीक है, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए है विदेशी निवेश को बीओपी के पूंजी खाते में लिखा जाता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट, या ऑप्शन बी है बीओपी का चालू खाता में केवल वस्तु एवं सेवाओं के निर्यात एवं आयात को लिखा जाता है, करेंट अकाउंट ऑफ बीओपी रिकॉर्ड्स ओनली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या ऑप्शन सी है मशीन का निर्यात एवं आयात को बीओपी के पूंजी खाते में लिखा जाता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ मशीन्स आर रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी। ऑप्शन डी है भुगतान शेष एक स्टॉक अवधारणा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। विदेशी निवेश को बीओपी के पूंजी खाते में लिखा जाता है। विदेशी निवेश को बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी भुगतान संतुलन के पूंजी खाते में लिखा जाता है। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, सत्य कथन है। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट मीन्स बीओपी। सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 था, 8वां प्रश्न है, किस मद के परिणाम स्वरूप विदेशी विनिमय का बहिर्गमन होता है? विच आइटम रिजल्ट्स इन आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इसके ऑप्शंस दिए। ऑप्शन ए है विदेशों से लिया गया ऋण, लोन्स टेकन फ्रॉम अब्रॉड, या ऑप्शन बी है सेवाओं का निर्यात,
एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, या ऑप्शन सी है वस्तुओं का आयात, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, या ऑप्शन डी है एक भारतीय कंपनी द्वारा विदेशी कंपनी को जहाजरानी सेवाएं प्रदान करना, शिपिंग सर्विसेज बाय एन इंडियन कंपनी टू अ फॉरेन कंपनी। वस्तुओं के आयात के परिणाम स्वरूप ही विदेशी विनिमय का बहिर्गमन होता है। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, वस्तुओं का आयात। इंपोर्ट ऑफ गुड्स रिजल्ट इन आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 जो है एक छोटा सा न्यूमेरिकल दे दिया है, 1 मार्क्स का है, तो इसलिए कोई हार्ड नहीं है, एकदम इजी वाला है। व्यापार शेष 300 करोड़ का घाटा प्रकट करता है, 300 करोड़ का घाटा शो कर रहा है व्यापार शेष। ठीक है, व्यापार शेष मैंने बैलेंस ऑफ ट्रेड BOT। ठीक है, BOT जो है वो 300 करोड़ का घाटा प्रकट करता है, लॉस प्रकट करता है, शो करता है। निर्यातों का मूल्य है 500 रुपये करोड़। ठीक है, यानी एक्सपोर्ट का मूल्य है 500 करोड़, और आयातों का क्या मूल्य होगा, तो इंपोर्ट का मूल्य पूछा है। द बैलेंस ऑफ ट्रेड शोज डिफिसिट ऑफ 300 करोड़। ठीक है, 300 करोड़ का डिफिसिट दिखा रहा है बैलेंस ऑफ ट्रेड। द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स आर 500 करोड़, एक्सपोर्ट का वैल्यू है 500 करोड़ रुपीज। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स, तो वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट आपको बताना है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट, जैसे हिंदी में कहेंगे आयात का मूल्य। ठीक है, आयात का मूल्य कैसे निकलेगा, यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है हम लोग को, घाटा दिया हुआ है और निर्यात का मूल्य दिया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, निर्यात प्लस घाटा। अगर घाटा दिया हुआ है और निर्यात दिया हुआ है और आयात निकालने बोले तो क्या करना होगा, आयात बराबर हो जाएगा निर्यात प्लस घाटा, यानी एक्सपोर्ट प्लस डिफिसिट घाटा। ठीक है, डिफिसिट, तो एक्सपोर्ट कितना है 500 है एंड डिफिसिट घाटा कितना है 300 है। ठीक है, 500 एक्सपोर्ट है, तो 500 प्लस 300 ये हो गया इंपोर्ट का वैल्यू। तो इंपोर्ट इक्वल 500 प्लस 300 मीन्स 800। सो 800 कहाँ है, ऑप्शन ए में है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगर घाटा दिया है आप लोग को, डिफिसिट दिया हुआ है और निर्यात का मूल्य दिया हुआ है वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स, तो अगर आयात निकालने बोले तो क्या करना होगा, निर्यात प्लस घाटा। ठीक है, जोड़ देंगे दोनों को तो आ जाएगा, इजी है ना। अब देखो 10th नंबर क्वेश्चन है, 10वां प्रश्न है, भुगतान शेष में घाटा उत्पन्न होता है, डिफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट मीन्स शॉर्ट में कहते हैं BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट को, डिफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अराइजेस। ऑप्शन ए है जब चालू खाते पर कुल अंतर्गत कुल बहिर्गमन से कम होती है, व्हेन टोटल इनफ्लोज आर लेस देन टोटल आउटफ्लोज ऑन करेंट अकाउंट, या ऑप्शन बी है स्वचालित लेन देनों के खातों पर कुल अंतर्गमन कुल बहिर्गमन से कम होता है, व्हेन टोटल इनफ्लोज आर लेस देन टोटल आउटफ्लोज ऑन अकाउंट ऑफ ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस, या ऑप्शन सी है जब कुल अंतर्गमन तथा कुल बहिर्गमन बराबर नहीं होता है, व्हेन टोटल इनफ्लोज एंड टोटल आउटफ्लोज आर नॉट इक्वल, या फिर ऑप्शन डी है जब पूंजी खाते पर कुल अंतर्गमन बहिर्गमन से कम होता है, व्हेन टोटल इनफ्लोज आर लेस देन टोटल आउटफ्लोज ऑन कैपिटल अकाउंट। तो भुगतान से इसमें घाटा कब उत्पन्न होता है, भुगतान से इसमें घाटा तब उत्पन्न होता है जब स्वचालित लेन देनों के खाते पर कुल अंतर्गमन कुल बहिर्गमन से कम होता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, डिफिसिट in balance of payment arises when total inflows are less than total outflows on account of autonomous transaction। अब देखो 11th नंबर क्वेश्चन है, 11वां प्रश्न है, व्यापार संतुलन बराबर होता है, व्यापार संतुलन बराबर क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड इक्वल्स, ऑप्शन ए है वस्तु एवं सेवाओं का निर्यात घटाओ वस्तु एवं सेवाओं का आयात, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लेस इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या ऑप्शन बी है वस्तुओं का निर्यात घटाओ वस्तुओं का आयात, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स लेस इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, या ऑप्शन सी है सेवाओं का निर्यात घटाओ सेवाओं का आयात, एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज लेस इंपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज, या ऑप्शन डी है उपरोक्त में कोई नहीं, नॉन ऑफ द अबव। तो व्यापार संतुलन बराबर होता है वस्तुओं का निर्यात माइनस वस्तुओं का आयात। ठीक है, so option B is the correct answer for this question, balance of trade equals exports of goods minus exports of goods minus imports of goods। ठीक है,
अब देखो 12वां प्रश्न है 12th नंबर क्वेश्चन। लेन देनों का वह वर्ग जो कि बीओपी यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट भुगतान शेष के पूंजी खाते में शामिल किया जाता है। द कैटेगरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस दैट आर इंक्लूडेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट आर। ऑप्शन ए है विदेशों से व को निवेश, यानी विदेशों से निवेश इधर होना और यहाँ से विदेश में निवेश होना। ठीक है, यहाँ से विदेश में निवेश होना और विदेशों से यहाँ निवेश होना। तो विदेशों से और विदेशों को निवेश। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एंड टू अब्रोड, यानी अब्रोड में इन्वेस्ट करना और अब्रोड से इन्वेस्ट होना। ठीक है, ऑप्शन बी है विदेशों से व को उधार, बोरोविंग एंड लेंडिंग फ्रॉम एंड टू अब्रोड, यानी अब्रोड से उधार लेना और अब्रोड से अब्रोड को उधार देना। ठीक है, ऑप्शन सी है विदेशी विनिमय भंडार से परिवर्तन, भंडार में परिवर्तन, चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, या फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी ऑल दी अबव। ठीक है, तो लेन देन का वह वर्ग जो बीओपी के पूंजी खाते में शामिल किया जाता है वो कौन सा वर्ग है? तो ऑप्शन ए विदेशों से व को निवेश, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एंड टू अब्रोड, और विदेशों से व को उधार, बोरोविंग एंड लेंडिंग फ्रॉम एंड टू अब्रोड, और विदेशी विनिमय भंडार में परिवर्तन, चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। ये सारे चीज जो है ये लेन देन का बीओपी के पूंजी खाते में शामिल किया जाता है। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के पूंजी खाते में ये सब को शामिल किया जाता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द कैटेगरी ऑफ ट्रांजैक्शन दैट आर इंक्लूडेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स आर ऑल ऑफ दिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है बीओपी घाटा की माप आधारित होती है। द मेजरमेंट ऑफ बीओपी यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट भुगतान संतुलन, द मेजरमेंट ऑफ बीओपी डिफिसिट इज बेस्ड ऑन। ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए है स्वचालित लेन देनों ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन पर, या ऑप्शन बी है अनुग्रहकारी लेन देन पर अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन, या ऑप्शन सी है चालू खाते लेन देनों पर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, या ऑप्शन डी है पूंजी खाते लेन देनों पर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। ऑप्शन डी है पूंजी खाते लेन देनों पर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो बीओपी खाता की माप आधारित किस पे होती है? स्वचालित लेन देनों पर। स्वचालित लेन देनों पर बीओपी खाता यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट भुगतान संतुलन की माप आधारित होती है। ठीक है, द मेजरमेंट ऑफ बीओपी डिफिसिट इज बेस्ड ऑन ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखो 14 नंबर क्वेश्चन है, 14वां प्रश्न है भुगतान शेष का कौन सा एक अदृश्य मद है? विच वन इज द इनविजिबल आइटम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट? बैलेंस ऑफ पेमेंट का कौन सा इनविजिबल आइटम है? देखो, ऑप्शन ए है बैंकिंग, ऑप्शन बी है शिपिंग, ऑप्शन सी है संचार कम्युनिकेशन, या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। भुगतान शेष का कौन सा एक अदृश्य मद है? भुगतान शेष का अदृश्य मद बैंकिंग होता है, शिपिंग होता है और संचार भी होता है। सो ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, इनविजिबल आइटम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट आर बैंकिंग, शिपिंग एंड कम्युनिकेशन, ये सब होता है, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 15 है, 15वां प्रश्न है कौन सा खाता भुगतान शेष संघटक में शामिल होता है? विच अकाउंट इज इंक्लूडेड इन द कॉम्पोजिशन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट? बैलेंस ऑफ पेमेंट के कॉम्पोजिशन में कौन सा इंक्लूड होता है? ऑप्शन ए है चालू खाता करंट अकाउंट, या ऑप्शन बी है पूंजी खाता कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो भुगतान शेष के संघटक में कौन सा शामिल होता है? चालू खाता और पूंजी खाता दोनों। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का कॉम्पोजिशन में क्या क्या इंक्लूड होता है? करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट दोनों शामिल होता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ए तथा बी दोनों। अब देखो 16 नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन कौन सा एक चालू खाते का मद है? विच वन इज द आइटम ऑफ करंट अकाउंट? करंट अकाउंट का कौन सा आइटम है इसमें? ऑप्शंस दिए, ऑप्शन ए दृश्य मदों का आयात इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स, या ऑप्शन बी अदृश्य मदों का आयात इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स, या ऑप्शन सी है दृश्य मदों का निर्यात एक्सपोर्ट्स ऑफ विजिबल आइटम्स, या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी ऑल दी अबव। ठीक है, तो करंट अकाउंट का आइटम कौन सा है इसमें से? चालू खाते का मद, चालू खाते का मद करंट अकाउंट का आइटम जो है दृश्य मदों का आयात यानी इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम है, ये होता है, और अदृश्य मदों का आयात भी होता है इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स, और दृश्य मदों का निर्यात भी होता है एक्सपोर्ट्स ऑफ विजिबल आइटम्स। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, उपरोक्त सभी ऑल दी अबव। देखो, इसको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आपका आ सकता है सब्जेक्टिव में कि चालू खाते के मदों के नाम बताएं। तो दृश्य मदों का आयात, ठीक है, अदृश्य मदों का आयात
दृश्य मदों का निर्यात, ये सब जो है चालू खाता का मद है। आइटम्स ऑफ करंट अकाउंट क्या क्या है, व्हाट आर द आइटम्स ऑफ करंट अकाउंट, ये क्वेश्चन आ जाएगा तो लिखना इंपोर्ट्स ऑफ विजिबल आइटम्स, इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ विजिबल आइटम्स। ठीक है, अब देखो 17वां प्रश्न है, 17 नंबर क्वेश्चन है, भुगतान शेष डैश अवधारणा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ डैश कॉन्सेप्ट, स्टॉक या प्रवाह या ए तथा बी दोनों या ना ही ए ना ही बी। ऑप्शन ए है स्टॉक, ऑप्शन बी है फ्लो, ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों, बोथ एंड ए बी, या फिर ऑप्शन डी है ना ए ना बी, नाइदर ए नॉर बी। भुगतान शेष जो है वो प्रवाह अवधारणा है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। ये रहा आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र का लास्ट चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन 18 नंबर। ठीक है, सामग्री वस्तुओं के निर्यात तथा आयात के अंतर को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं सामग्री वस्तुओं के निर्यात तथा आयात के अंतर को? डैश इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ मटेरियल गुड्स। इसके ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए है व्यापार संतुलन, बैलेंस ऑफ ट्रेड, या ऑप्शन बी है भुगतान शेष, बैलेंस ऑफ पेमेंट, या ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों, बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन डी है ना ए ना ही बी, नाइदर ए नॉर बी। ठीक है, तो सामग्री वस्तु के निर्यात तथा आयात के अंतर को, यानी अगर निर्यात माइनस आयात करे तो वो क्या है? व्यापार संतुलन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ मटेरियल गुड्स। ठीक है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ मटेरियल गुड्स का जो डिफरेंस है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो ये हो गया आप लोग का 20 मार्क्स पूरा कंप्लीट मैक्रो इकोनॉमिक समष्टि अर्थशास्त्र का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा, अपने स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट से शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।